हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की अविश्वसनीयता। इससे पहले की वीडियो में हमने लिमिटेशन की थी। लिमिटेशन मीन्स किन बातों को आपको ध्यान रखना है जब आप स्टैटिस्टिक्स को यूज करेंगे। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। कई बार अलग से इसका क्वेश्चन आ जाता है। इसमें एक स्टेटमेंट है, झूठ के 3 प्रकार हैं, झूठ, सफेद झूठ तथा सांख्यिकी। मीन्स स्टैटिस्टिक्स को झूठ कहा गया है। दूसरी जो पॉइंट है वो है स्टैटिस्टिक्स इज रेनबो ऑफ लाइज, मतलब ये झूठ का इंद्रधनुष है। ये झूठ के तंतु हैं, ये कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकती, या ये गिल्ली मिट्टी के समान है जिसको आप देवता या शैतान कुछ भी बना सकते हो। इन सब बातों को देखकर तो ये लगता है कि शायद इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आंकड़ों का सहज ही हम विश्वास कर लेते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, कोरोना अगर आप की प्रॉब्लम्स देखेंगे तो ये सारी की सारी क्या है, आंकड़ों का ही खेल है। मीन सभी कंट्रीज कह रहे हैं अब ये घट गया है, अब ये बढ़ गया है। एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है हम नहीं जानते, हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, आंकड़े देख रहे हैं। तो आंकड़ों से खिलवाड़ किया जा रहा है, आंकड़ों से खेला जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो 2 धारी तलवार होती है, वो जो दोनों तरफ से चलती है। वो फायदे के लिए भी यूज हो सकती है, वो किसी को चीट करने के लिए भी यूज हो सकती है। तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से लोगों को अपने आंकड़े शो करती है। अब हम कहते हैं कि देखिए, अगर हम इंडिया में बात करें तो गवर्नमेंट ने कहा 1994-95 में गवर्नमेंट ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय 5% बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि जो प्लानिंग की गई थी वो सक्सेस हो गई है। लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ये आंकड़े सही नहीं हैं, या ये आंकड़े वर्तमान कीमतों से संबंधित नहीं हैं। तो इस तरीके से इसके कुछ कारण हैं क्यों हम ये कहते हैं कि हमें डायरेक्ट सांख्यिकी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट है कि एक ही समस्या के संबंध में विभिन्न प्रकार के आंकड़े होते हैं। प्रॉब्लम एक है, आंकड़े अलग अलग लोगों के द्वारा इकट्ठे किए गए हैं, तो उनसे भी परिणाम क्या होंगे, अलग अलग निकलेंगे। सही आंकड़ों को भी इस प्रकार से कई बार प्रस्तुत किया जाता है कि पढ़ने वाले को समझ नहीं आता, वो कंफ्यूजन में रहता है कि ये बात कही गई है, ये सही है या गलत है। और तीसरा है, जो स्टैटिस्टिक्स यूज करने वाला व्यक्ति है, अगर वो पक्षपात कर रहा है तो भी आंकड़े सही रिजल्ट नहीं निकालते। इसका मतलब ये है कि आंकड़ों का दोष नहीं है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि सांख्यिकी का दोष है, दोष उसको प्रयोग करने वालों का है, दोष फिर भी ह्यूमन बीइंग का है। ह्यूमन बीइंग अपनी बेईमानी के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए आंकड़ों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम आंकड़ों का कोई कसूर नहीं निकाल सकते। मतलब आंकड़े खुद कभी कोई झूठ नहीं बोलते, उनसे झूठ बुलवाया जाता है, और झूठ बुलवाने वाला व्यक्ति कौन है, ह्यूमन बीइंग है जो उसे यूज कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आंकड़ों पे भरोसा किया जा सकता है, बशर्ते कि उन्हें ऐसे व्यक्ति ने इकट्ठा किया हो, या उन्हें ऐसे व्यक्ति ने यूज किया हो, या उनके बेस पे ऐसे व्यक्ति ने परिणाम निकाले हो जो खुद में क्या है, ईमानदार है। किंग कहते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये ऐसा विज्ञान है जो बहुत ही उपयोगी सेवक है। देखिए कितना अच्छा वर्ड यूज किया है यहाँ पे, सर्वेंट। लेकिन इसका मूल्य केवल उन्हीं के लिए है जो इसका उचित उपयोग जानते हैं। ये तो सर्वेंट है, आप अच्छा कहेंगे तो अच्छा कर देगा, अगर आप बुरा कहेंगे तो बुरा कर देगा। ये कहने वाले की नीयत पे डिपेंड करता है कि वो उनसे क्या कहलवाना चाहता है, उन आंकड़ों से क्या सिद्ध करना चाहता है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो भी अर्थशास्त्री है जो आंकड़ों का यूज करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, इनका कर्तव्य बन जाता है कि वो उस ज्ञान का प्रयोग सच्चाई को पता लगाने में करें, ना कि लोगों को मिसगाइड करने में। अब इस अविश्वास को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमने कहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो लिमिटेशंस थी, वो अवगुण नहीं है। बस आप उन्हें दूर भी नहीं कर सकते, बस आपको उन्हें ध्यान रखना है कि जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं वो सहजातीय होने चाहिए, ग्रुप होने चाहिए, सही तरीके से इकट्ठे किए होने चाहिए, मतलब कोई लिमिटेशंस उसमें ना हो, कम से कम हो, और कोई पक्षपात ना हो। मैं बार बार कह रही हूँ कि आंकड़े खुद कुछ नहीं बोलते, आंकड़ों से सब कुछ बुलवाया जाता है, और जिस तरीके की पिक्चर आप किसी को दिखाओगे वो वैसे ही उसे देखेगा। तो इस तरीके से ये स्टैटिस्टिक्स की क्या थी, डिस्ट्रस्ट थी। एक छोटी सी बात है जो आपकी रह गई थी, हमने डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स किया था। इसमें हमारी डेफिनेशन 2 तरीके से थी, प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में। प्लूरल सेंस में बहुवचन के रूप में हम क्या कहेंगे, सांख्यिकी का मतलब है आंकड़े, सिर्फ आंकड़े।
लेकिन एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है एक प्रोसेस जिसमें हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बाद क्या निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। बहुवचन के रूप में इसकी विशेषताएं हम पहले कर चुके हैं, लेकिन एक वचन के रूप में अभी ये पॉइंट रहता है इस चैप्टर के अंदर। इसमें कहा गया है कि जो सांख्यिकी है वो गणना का विज्ञान है। गणना का विज्ञान मतलब इसमें आंकड़े, सिर्फ आंकड़े नहीं है, उसके बाद उनकी कैलकुलेशन भी की जाती है। लेकिन फिर भी इसको ये कहा गया है कि ये बहुत ही नैरो जो है परिभाषा है। पहला, इसमें तो सिर्फ आंकड़ों को इकट्ठा करने से ही हम इसका संबंध नहीं कह सकते, इसको प्रस्तुत करना है, इसका एनालिसिस करना है, ये सब भी हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही आना चाहिए। बाउले ने भी कहा है कि अधिक संख्या की गणना नहीं की जाती, उसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। भविष्य जो है आपको पता है क्या है, अनिश्चित है, उसके बारे में स्ट्रिक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता, हम सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं। सांख्यिकी को उचित रूप से औसतों का विज्ञान कहा जाता है। अब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ औसत, एवरेज। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब भी आपसे कोई मार्क्स पूछता है, आप ये कहते हैं कि मेरे 50% मार्क्स हैं, मेरे 70% मार्क्स हैं। आपको खुद नहीं पता कि आप स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि 70% मीन्स औसत। आपने क्या किया, अपने मार्क्स को जोड़ा और जितने सब्जेक्ट थे उससे डिवाइड कर दिया, जिससे सामने वाले व्यक्ति को भी समझने में क्या हो रही है, आसानी हो रही है कि हाँ जी 70% मार्क्स है तो ठीक ठाक है बच्चा पढ़ने में, 90% है तो बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन अगर आप ऐसे बताएंगे मेरे मैथमेटिक्स में 80 हैं, मेरे साइंस में 50 हैं, तो उसमें दूसरे वाले पर्सन को समझने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी औसतों का विज्ञान है, लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कत है। ये कहता है कि इस परिभाषा में सही निष्कर्ष निकालने की जो विधि है, जैसे डिस्पर्जन है, कोरिलेशन है, ये आप आगे पढ़ेंगे, इन सब चीजों को इसमें इग्नोर किया गया है। तीसरी जो पॉइंट है वो इसमें कहा गया है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका माप करती है। देखिए, यह परिभाषा सांख्यिकी केवल मनुष्य की सामाजिक क्रियाओं के बारे में सीमित करती है, जबकि सांख्यिकी में हम सिर्फ मनुष्य से रिलेटेड आंकड़े इकट्ठे नहीं करते, हम लोग एनिमल से या नेचर से रिलेटेड आंकड़े भी इकट्ठे करके भी स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जा सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो आंकड़ों को सबसे पहले इकट्ठा करता है, उसके बाद वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करता है, फिर टेबुलेशन, सारणी बनाता है अलग अलग, उसके बाद एनालिसिस करता है और फिर रिजल्ट निकालता है। तो ये सारे प्रोसेस के रूप में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सांख्यिकी है। इसके प्रोसेस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा करना पहला स्टेप है। किसी भी समस्या जो आपको आ रही है, उस समस्या से रिलेटेड आप आंकड़े इकट्ठे करेंगे। आप देखेंगे कि वो आंकड़े आपको कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। आंकड़े इकट्ठे होने के बाद आप उनको इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, समय के अनुसार, गुण के हिसाब से, स्थान के अनुसार क्लासीफाई करेंगे ताकि उनको समझना आसान हो जाए। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो। सपोज कीजिए आपको अपनी जो हायर एजुकेशन है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करना है, तो आप हायर एजुकेशन के लिए सभी कॉलेजेस का डाटा लेंगे। उसके बाद जो कॉलेजेस का डाटा लिया है उसको आप स्ट्रीम वाइज क्लासीफाई करेंगे कि कॉमर्स स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं। स्थान के अनुसार भी आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, उसमें आप डायग्राम, टेबल्स, ग्राफ यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में आप फॉर्मूलाज यूज करेंगे। फॉर्मूलाज में आप एवरेज, मीन यूज कर सकते हैं, मीडियन यूज कर सकते हैं, मोड यूज कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर हो सकता है, कोरिलेशन हो सकता है, रिग्रेशन हो सकता है, वेरिएशन हो सकती हैं। ऑल दीज आर द टेक्निक्स ऑफ कोरिलेशन। उसके बाद लास्ट में आप इंटरप्रेट करेंगे उस डाटा के अनुसार, आप परिणाम निकालेंगे और आप बताएंगे, हमने एग्जाम्पल हायर एजुकेशन का लिया था, उसी के अकॉर्डिंग आप बताएंगे किस तरीके से हायर एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हुई है या नहीं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है ये एक वचन के रूप में सांख्यिकी की अच्छी परिभाषा है। तो हम ये कहेंगे कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी सिर्फ आंकड़े है और एक वचन के रूप में सांख्यिकी आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको प्रेजेंट करना, उसके बाद उनको एनालिसिस करना और इंटरप्रेट करना, ये सब इसमें शामिल होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और मैंने जैसा कि पहले आपको बता चुकी हूँ कि ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको गूगल फॉर्म पे टेस्ट दिया जाएगा। तो कल मैं आपको वो टेस्ट दूंगी या कल आप प्रिपरेशन कर लीजिए। कल मतलब है थर्सडे, ठीक है। हम फ्राइडे को टेस्ट दूंगी मैं, कल आप रिवाइज कर लीजिए इस चैप्टर को अच्छे से। तो फ्राइडे को वो टेस्ट सभी स्टूडेंट्स को देना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन जो टेस्ट मैं आपके गूगल फॉर्म पे लूंगी, इनका रिकॉर्ड रखा जाएगा और आगे जो इंटरनल असेसमेंट है वो इन्हीं के बेस पे दी जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखें और जो पिक आपको भेजी जा रही है, अगर किसी के पास बुक्स नहीं है तो ये बहाना आपका नहीं चलेगा।
आपको पिक्स साथ साथ भेजी जा रही हैं, तो आप इनको रीड करें, स्टडी करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछें। बार बार आपको कहा जा रहा है कि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप पूछिए। कोई बच्चा भी इंटरेस्ट पूछ नहीं रहा है, या तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आ गया है या आप इसको देख ही नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए आप इस पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए। और सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। आगे आपके एग्ज़ाम होंगे। एक बार चल गया है कि ठीक है एग्ज़ाम नहीं हुए, आप ऐसे ही आगे अगली क्लास में हो गए हैं, या आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ गए हैं, रिजल्ट मैंने देखा है, लेकिन आगे के लिए ऐसा नहीं चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।